नमस्कार दोस्तों, अरे टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हमने ट्रांसफार्मर के संयोजन यानी कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर है उसको अपन किन किन प्रकार से जोड़ सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया। दोस्तों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसफार्मर लॉसेस यानी कि ट्रांसफार्मर में हानियां। आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सी हानियां होती है तथा इन हानियों का यदि हमें मान पता करना हो तो किन किन परीक्षणों के माध्यम से इन हानियों का मान पता कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा? ट्रांसफार्मर के लॉसेस। तो देखिए, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर में हानि यानी कि लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में हानियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार की हानियां होती है। वैसे जो मशीन्स होती है उन मशीन्स के अंदर तीन प्रकार की हानियां होती है, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर केवल दो हानियां होती है। अब ट्रांसफार्मर के अंदर दो हानियां ही क्यों होती है, तीन क्यों नहीं होती? तो इसका कारण हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर एक स्थितिक युक्ति है, अर्थात ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी पार्ट्स गति नहीं करता। ट्रांसफार्मर के अंदर सारे के सारे पार्ट्स स्थिर अवस्था में रहते हैं। इस कारण ट्रांसफार्मर के अंदर जो घर्षण हानि या यांत्रिक हानि होती है उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। फिर इसके बाद में यांत्रिक हानि के बाद में कौन सी हानियां बच जाती है आपके सामने? दो हानि, एक होती है लोहा हानि और दूसरी होती है ताम्र हानि। तो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल दो ही हानियां होती है, जिसमें से पहली हानि होती है लोहा हानि और दूसरी हानि होती है ताम्र हानि। तो आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी हानि, तो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल दो हानियां होती है, एक होती है लोहा हानि, दूसरी होती है ताम्र हानि। अब ट्रांसफार्मर के अंदर यांत्रिक हानि नहीं होती, इस कारण ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो अन्य मशीनों से क्या होती है? ज्यादा। सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता को अपन 90% से ज्यादा या फिर 95% से ज्यादा भी हम क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। सबसे ज्यादा जो दक्षता होगी वो किसकी होगी? ट्रांसफार्मर की, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर यांत्रिक हानि का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी हानियां? तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो हानि होती है। एक हानि जिसे हम बोलते हैं लोहा हानि, पहली हानि को अपन क्या कहेंगे? लोहा हानि। और सेकंड नंबर पे जो हानि होती है उसको हम कहते हैं ताम्र हानि। कौन सी हानि कहते हैं? ताम्र हानि, यानी कि कॉपर लॉसेस। क्या बोलेंगे इसको? कॉपर। तो एक तो होगी आपकी कॉपर लॉसेस और दूसरी होगी कौन सी? आपकी आयरन लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो हानि, एक लोहा हानि और दूसरी होती है ताम्र हानि। अब हम क्या करेंगे? एक एक हानि के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि जो लोहा हानि होती है वो कहाँ पर होती है, इसका मान किन किन राशियों के ऊपर निर्भर करता है, अगर इस हानि के मान को कम करना चाहते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर हमको क्या क्या परिवर्तन करने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहली हानि कौन सी हानि? आपके लोहा हानि। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो लोहा हानि होती है वो ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर होती है। क्या? ट्रांसफार्मर के अंदर जो लोहा हानि होती है वो ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर होती है। हमने देखा कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक पटलित कोर का प्रयोग किया जाता है। उस पटलित कोर के माध्यम से प्राइमरी वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाता है। अब इस कोर के अंदर जो हानि हो रही है, अब इस कोर के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स को ले जाते समय जो हानि होती है उस हानि को ही अपन कौन सी हानि कहते हैं? लोहा हानि। अब ये कोर के अंदर होती है, इस कारण ये जो लोहा हानि है इसको अपन कोर हानि भी बोलते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? तो इसको अपन क्रोड हानि या कोर हानि के नाम से भी जानते हैं। तो चीज समझ में आई? इसका दूसरा नाम क्या हो गया? आपका क्रोड हानि हो गया। ठीक है, जैसे ये एक ट्रांसफार्मर की क्रोड है, ये क्या है आपके सामने? एक ट्रांसफार्मर की क्रोड है। अब इस ट्रांसफार्मर की क्रोड पे हमने क्या लगा रखी है? वाइंडिंग। इधर भी हमने वाइंडिंग लगा रखी है और इधर भी हमने क्या लगा रखी है? वाइंडिंग लगा। इधर की वाइंडिंग पे हम लोड जोड़ेंगे, इधर की वाइंडिंग पे हम क्या करेंगे? सप्लाई जोड़ेंगे। ठीक है, इधर की वाइंडिंग को मैंने सप्लाई के साथ जोड़ा और इधर की वाइंडिंग को मैंने जोड़ा लोड के साथ।
अब जिस वाइंडिंग को मैं लोड के साथ जोड़ूंगा, बताइए वो वाइंडिंग कौन सी होगी? तो उस वाइंडिंग को अपन बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग बोलेंगे उसको? सेकेंडरी वाइंडिंग। और जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई सोर्स के साथ जोड़ेंगे उस वाइंडिंग को हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग बोलेंगे? प्राइमरी। और ये क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर है। क्या है? कोर। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील धातु की बनाई जाती है और पटलित बनाई जाती है। अब क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जिससे मैं धारा प्रवाहित करूंगा तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। जब ये चुंबकीय फ्लक्स इस कोर के माध्यम से इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इस कोर के अंदर जो हानियां हो रही है उस हानि को ही अपन कौन सी हानि कहा है? लोह हानि या फिर क्रोड हानि कहा है। अब ये जो लोह हानि या क्रोड हानि है ना, ये दो प्रकार की होती है। क्या? लोह हानि और क्रोड हानि। इसको भी कितने प्रकार से बांटते हैं हम? तो ये हानि आपके दो प्रकार की होती है। एक तो होती है भंवर धारा हानि। क्या? भंवर धारा हानि। और दूसरी जो हानि होती है वो होती है आपकी हिस्टैरिसीस हानि। क्या? एक तो होती है आपकी भंवर धारा हानि होती है और दूसरी होती है हिस्टैरिसीस हानि। भंवर धारा हानि को इंग्लिश में लिखते हैं अपन एडी करंट लॉसेस। क्या लिखेंगे? एडी करंट लॉसेस। और हिस्टैरिसीस हानि को तो हिस्टैरिसीस ही बोलते हैं। इसको अपन लिखेंगे क्या? हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो आपकी जो क्रोड हानि या फिर आपकी जो लोह हानि होती है वो आगे जाकर भी कितने भागों में बढ़ जाती है? तो लोह हानि या क्रोड हानि आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक होती है आपकी भंवर धारा हानि, दूसरी होती है हिस्टैरिसीस हानि। सबसे पहले हमसे इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि जो भंवर धारा हानि होती है उसका फॉर्मूला क्या और हिस्टैरिसीस हानि का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको लिख रहा हूं कौन सी हानि? भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि क्या होती है? इस कोर के अंदर से क्या होता है? इस कोर के अंदर से जब इस प्राइमरी वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स जब कोर के अंदर से होकर गुजरता है तो कोर एक चालक पदार्थ है और चालक पदार्थ में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इस कोर के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कोर आपका एक बंद परिपथ का निर्माण कर रही है। उस विद्युत वाहक बल के कारण इस कोर के अंदर एक धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को अपन भंवर धारा कहते हैं। अब उस धारा के प्रवाह के कारण इस कोर के अंदर जो हानि होती है वो हानि कौन सी हानि कहलाती है? आपकी भंवर धारा हानि या एडी करंट हानि होती है। इसको अपन लिखते हैं डब्ल्यू से, और डब्ल्यू बराबर होता है ईटा गुणा होता है बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर गुणा होता है टी स्क्वायर। इसको अपन डब्ल्यू लिख सकते हो या फिर आप पी लिख सकते हो भाई, भंवर धारा हानि या डब्ल्यू या पी, शायद डब्ल्यू लिख लो, अच्छी बात है ना। जैसा भी आप सिंबल देना चाहो पर आपको ये फॉर्मूला सही होना चाहिए। आप इसको कई किताबों के अंदर डब्ल्यू से लिख रखा है, कई किताबों के अंदर पी से लिख रखा है, जैसा आपको उचित लिखे वैसे लिख सकते हो। तो डब्ल्यू बराबर हो गया ईटा गुणा बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर गुणा क्या होता है? टी स्क्वायर। यहाँ पर डब्ल्यू बराबर तो क्या है? तो डब्ल्यू बराबर तो क्या है? भंवर धारा हानि है। यहाँ ईटा बराबर क्या है? तो ईटा बराबर है हिस्टैरिसीस नियतांक। ईटा बराबर क्या है? तो ईटा बराबर होता है हिस्टैरिसीस नियतांक। बीएम क्या है? तो बीएम है आपका अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बीएम क्या है आपका? बीएम है कोर का अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बीएम क्या है आपका? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की विमा क्या होती है? मात्र क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। एफ बराबर क्या है? एफ बराबर है आपकी सप्लाई आवृत्ति। एफ बराबर क्या है आपका? सप्लाई आवृत्ति। और सप्लाई आवृत्ति को अपन किस में लेंगे? हर्ट्ज में। टी बराबर क्या है? टी बराबर है लेमिनेशंस की मोटाई। टी बराबर क्या है? लेमिनेशंस की मोटाई, या फिर बोल सकते हैं कोर की मोटाई। ठीक है, तो ये क्या है आपका भंवर धारा हानि का फॉर्मूला है कि डब्ल्यू बराबर बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो भंवर धारा हानि डब्ल्यू ना, ये फ्रीक्वेंसी के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी कि डब्ल्यू समानुपाती क्या होती है? एफ स्क्वायर। अर्थात जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे भंवर धारा हानि का मान भी क्या होता है? आपका बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चंस के अंदर ऐसे पूछ सकता है कि अगर किसी ट्रांसफार्मर के अंदर जो सप्लाई आवृत्ति है उस सप्लाई आवृत्ति के मान को यदि हम 2 कर दे तो बताइए इस भंवर धारा हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को हमने 2 गुना किया है तो भंवर धारा हानि फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है।
अर्थात 2 का स्क्वायर करेंगे तो भंवरधारा हानि का मान कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो भंवरधारा हानि का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। चीजें समझ में आई। तो भंवरधारा हानि का फॉर्मूला ये होता है, आपको याद रखना है। दूसरी हानि कौन सी है आपकी, हिस्टैरिसीस हानि है। कौन सी हानि है आपकी, हिस्टैरिसीस हानि। हिस्टैरिसीस हानि का जो फॉर्मूला होता है वो हिस्टैरिसीस हानि को देखिए हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो हिस्टैरिसीस हानि है इसको अपन WH से प्रदर्शित करते हैं और WH बराबर ईटा इंटू BM की पावर 1/1.6 F गुणा क्या होता है आपका V होता है। F गुणा क्या होता है V। ईटा बराबर तो वही आपका नियतांक है, क्या है आपका नियतांक। BM आपका अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है जो हमने हिस्टैरिसीस हानि के अंदर देखा, वो भंवरधारा हानि के अंदर देखा था। और F बराबर क्या है, सप्लाई की आवृत्ति। लेकिन यहाँ पर जो V है, यहाँ पर V बराबर क्या होता है आपका कोर का आयतन है। V बराबर क्या है, कोर का आयतन। अब ये हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है, हिस्टैरिसीस हानि क्या होता है, जब प्राइमरी वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोर को रखा जाता है तो इस कोर के ऊपर क्या होता है, चुंबकन और प्रतिचुंबकन बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, इस कोर के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। इस क्षेत्रफल में परिवर्तन होने के कारण कोर कभी तो सिकुड़ती है, कभी बंद आपकी क्या होती है, फैलती है। तो उस कोर के ऊपर लगने वाले बल के कारण इस कोर के अंदर जो हानि होती है उस हानि को अपन क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। अब हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की कोर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सिलिकॉन स्टील की कोर का क्यों, क्योंकि ये जो ईटा है, ईटा आपका हिस्टैरिसीस नियतांक है। जैसे हिस्टैरिसीस नियतांक का मान क्या होगा आपका, कम होगा। सिलिकॉन स्टील के अंदर हिस्टैरिसीस नियतांक है, उसका मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो हिस्टैरिसीस नियतांक का मान कम होगा तो क्या होगा आपका, इस हिस्टैरिसीस हानि का मान भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो हिस्टैरिसीस हानि का मान, तो देखिए अब हिस्टैरिसीस हानि है उसका मान फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। क्या, हिस्टैरिसीस हानि WH उसका मान फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो भंवरधारा हानि है WE, भंवरधारा जो हानि है WE उसका मान फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होता है, जबकि हिस्टैरिसीस हानि है उसका मान फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, समानुपाती। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 2 गुना करूंगा, कितना, फ्रीक्वेंसी को यदि मैं 2 गुना करता हूं तो जो भंवरधारा हानि है उसका मान तो 4 गुना बढ़ेगा, लेकिन हिस्टैरिसीस हानि का मान कितना होगा, 2 गुना ही होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के हैं और ये फ्रीक्वेंसी के वर्ग के हैं। यहाँ पर वर्ग करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट, तो यहाँ पर तो मान कितना गुना चेंज होगा, तो यहाँ पर तो मान 2 गुना चेंज होगा और यहाँ पर मान कितना गुना चेंज हो जाएगा, 4 गुना। यानी कि फ्रीक्वेंसी के मान को परिवर्तित करने पर एडी करंट हानि का मान ज्यादा परिवर्तित होता है, लेकिन जो आपकी भंवरधारा हिस्टैरिसीस हानि है उस हिस्टैरिसीस हानि का मान क्या होता है आपका, कम परिवर्तित होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है ईटा बराबर हिस्टैरिसीस नियतांक है। क्या, यहाँ पर ईटा बराबर क्या है आपका, हिस्टैरिसीस नियतांक। शायद हमने लास्ट वाले फॉर्मूले के अंदर भी ईटा को हिस्टैरिसीस नियतांक ही लिखा था, लेकिन वहां पर ईटा को हम हिस्टैरिसीस नियतांक नहीं लिख के मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको, WE बराबर क्या होता है, ईटा इंटू BM स्क्वायर F स्क्वायर गुणा क्या था, T। यहाँ पर ये जो ईटा है ना इसको बोलेंगे अपन कौन सा, भंवरधारा नियतांक। क्या बोलेंगे इसको, भंवरधारा नियतांक बोलेंगे, इसको अपन हिस्टैरिसीस नियतांक नहीं बोलेंगे। इसको सही कर लेना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको आपको हिस्टैरिसीस नियतांक लिखवा दिया था, तो इसको सही कर लेना, ठीक है, ये वाले को। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, एक तो आपको हिस्टैरिसीस हानि का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा आपको भंवरधारा हानि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह पता होनी चाहिए कि हिस्टैरिसीस हानि है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है, जबकि आपकी जो एडी करंट हानि है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होती है। ये दोनों चीज आप याद रखोगे। अब दूसरा क्या होता है, इतना चीजें समझ में आई कि आपकी जो लो हानि है वो 2 प्रकार की, भंवरधारा हिस्टैरिसीस, भंवरधारा हानि का फॉर्मूला ये रहा, हिस्टैरिसीस हानि का फॉर्मूला ये रहा। भंवरधारा हानि है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है, हिस्टैरिसीस हानि है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो लो हानि या क्रोड हानि है और उसको अपन किस नाम से जान सकते हैं। तो देखिए लो हानि या क्रोड हानि है ना, इसका मान लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या, ये जो मैंने लोड लगाया है ना इधर, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पर मैंने जो लोड लगाया है उसके ऊपर ये भंवरधारा या हिस्टैरिसीस हानि यानी कि लो हानि का मान निर्भर नहीं करता। तो आगे क्या लिखोगे अपन, लो हानि का मान, क्या, लो हानि का मान लोड पर निर्भर नहीं करता है।
लोहा हानि है उसका मान लोड पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसलिए इसे इसे नो लोड हानि कहते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या आ गया? नो लोड हानि, नो लोड हानि कहते हैं। ठीक है, तो इसी हानि का दूसरा नाम क्या आ गया? तो इस हानि का दूसरा नाम आ गया नो लोड हानि। कौन सी हानि बोलेंगे इसको? नो लोड हानि। नो लोड हानि क्यों बोला है? क्योंकि ये जो लो हानि है, हम सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो लोड लगा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर ही नहीं करती है। चाहे लोड कम लगाओ, चाहे लोड ज्यादा लगाओ, चाहे लोड बिल्कुल ही मत लगाओ, शून्य लोड हो, तो भी भंवर धारा हानि का मान चेंज नहीं होगा। अर्थात भंवर धारा हानि का मान लोड के ऊपर निर्भर नहीं करता है। नो लोड की कंडीशन, फुल लोड की कंडीशन, दोनों ही स्थितियों के अंदर भंवर धारा हानि का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। तो क्या लिखोगे? नो लोड। नो लोड का मतलब जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर हमने कोई भी लोड नहीं लगा रखा है। फुल लोड, फुल लोड मतलब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर हमने ज्यादा से ज्यादा जितना लोड लगा सकते हैं उतना लोड लगा दिया। या फिर आधे लोड पर, यानी कोई सा भी लोड हो आपका, कहने का मतलब क्या है? आपका कोई सा भी लोड हो, चाहे वो नो लोड हो, चाहे फुल लोड हो, चाहे आधा लोड हो, आधे लोड पर भंवरदार वो लोहा हानि का मान, लोहा हानि का मान, लोहा हानि का मान क्या रहता है आपका? समान रहता है। यहां से आपके एग्जाम में अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एक ट्रांसफार्मर है, उस पर लोड का मान आधा करने पर बताइए उस ट्रांसफार्मर के अंदर लोहा हानि का मान क्या होगा। अब मैंने लोड को आधा किया है, लेकिन हमको पता है कि लोहा हानि का मान लोड के ऊपर निर्भर कर ही नहीं रहा है, तो हम लोड को चाहे आधा करें, चाहे 4 गुना करें, चाहे 1/4 करें, चाहे 1/3 करें, लोड के मान में हम कितना भी परिवर्तन करें उस लोहा हानि के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखना। अब इसके ऊपर मान चेंज ही नहीं रह रहा है, इसका मान हमेशा समान रह रहा है। इस कारण इस हानि को क्या, इस कारण इसे नियत हानि कहते हैं। कौन सी हानि कहते हैं इसको? नियत हानि। नियत हानि का मतलब कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट लॉसेस, नियत हानि कहते हैं। अर्थात इसका मान कभी चेंज ही नहीं होगा, चाहे लोड का मान आप कम करो, चाहे लोड का मान ज्यादा बढ़ाओ, इसका मान चेंज नहीं होता। तो इसको अपन कौन सी हानि भी बोलते हैं? तो इसका एक नया नाम और आ गया, इसको अपन बोलेंगे नियत हानि। नियत हानि यानी कि कांस्टेंट हानि भी इसको क्या किया जाता है? बोला जाता है। तो देखिए इस हानि के कितने नाम हो गए। एक हो गई इसको लोहा हानि बोलेंगे, इसको दूसरा कौन सी हानि बोल सकते हैं? क्रोड हानि बोल सकते हैं। इसको कौन सी हानि बोल सकते हैं? नो लोड हानि बोल सकते हैं। इसको कौन सी हानि बोल सकते हैं? अपन नियत हानि बोल सकते हैं। तो नो लोड, फुल लोड और आधे लोड पर लोहा हानि का मान क्या होता है? समान होता है। इस कारण लोहा हानि को अपन क्या कहते हैं? नियत हानि कहते हैं। चीजें समझ में आई? तो लोहा हानि क्या होती है और इसका मान किस किस प्रकार से निर्भर कर रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है? दूसरा क्या है, ये जो लोहा हानि है ना, ये लोड के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही, तो फिर लोहा हानि का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो लोहा हानि का मान डिपेंड करता है किसके ऊपर? वोल्टेज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? वोल्टेज के ऊपर। हम ये जो सप्लाई वोल्टेज लगा रहे हैं ना, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, इस प्राइमरी वाइंडिंग पर जो हम सप्लाई वोल्टेज लगा रहे हैं, उस सप्लाई वोल्टेज के ऊपर ये लोहा हानि निर्भर करती है। तो अगर आपसे पूछे कि लोहा हानि का मान किसके ऊपर निर्भर करता है, तो लोहा हानि का मान सप्लाई वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, लोहा हानि का मान, ये जो हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, इसकी आवर्ती पर निर्भर करता है। इसकी किसके? आवर्ती पर। हमने देखा था हिस्टैरिसीस हानि और भंवर धारा हानि, ये जो हानि है WE, ये समानुपाती थी किसके? F² के। और ये WH है, ये समानुपाती थी किसके? F के। तो इसका मान एक तो आवर्ती के ऊपर डिपेंड करता है और एक इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? वोल्टेज के ऊपर। तो क्या बोलेंगे? लोहा हानि का मान, लोहा हानि का मान सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज पर, सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करता है। लोहा हानि का मान सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करता है। और किससे निर्भर करता है? तो देखिए लोहा हानि, लोहा हानि या फिर क्रोड हानि, या फिर इसको क्या बोलेंगे? क्रोड हानि, बराबर होता है V² बटे क्या होता है? RI होता है। बटे क्या होता है? V² बटे RI। यानी कि लोहा हानि या क्रोड हानि का मान वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती। अगर वोल्टेज के मान को आपने 2 गुना कर दिया तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो लोहा हानि का मान कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। तो लोहा हानि का मान
सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करता है। और कैसे निर्भर कर रहा है? लो हानि या क्रोड हानि बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बटे क्या होता है? आपका आर आई होता है। तो ये आपका लो हानि से रिलेटेड जितने भी आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर करवाए कि लो हानि एक ऐसी हानि है जो कोर के अंदर होती है। कोर के अंदर जो लो हानि होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है भंवरधारा हानि, दूसरी होती है आपकी कौन सी? हिस्टैरिसीस हानि। भंवरधारा हानि है उसका फॉर्मूला हमने देखा, उसके अंदर भंवरधारा हानि का मान फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होता है, जबकि जो हिस्टैरिसीस हानि है उसका मान फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? समानुपाती। फिर हमने देखा भंवरधारा हानि है उसका मान लोड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, चाहे नो लोड हो चाहे फुल लोड हो, उन दोनों ही कंडीशन के अंदर उसका मान बराबर होता है, इस कारण इसे नो लोड हानि भी कहते हैं। फिर भंवरधारा हानि का मान वोल्टेज के मान में और लोड के मान में परिवर्तन करने पर, शून्य लोड, नो लोड, आधे लोड, 1/3 लोड पर इसका मान चेंज नहीं होता है, इस कारण इसे अपन कांस्टेंट लॉसेस यानी कि नियत हानि भी कहते हैं। फिर हमने देखा कि भंवरधारा हानि है उसका मान वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती, अर्थात भंवरधारा हानि है उसका मान वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, इस कारण इसको अपन क्या बोलेंगे? कौन सी हानि? वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। और उसका फॉर्मूला मैंने बताया आपका लो हानि क्रोड हानि यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर आई। अब नो लोड की कंडीशन के अंदर भी जब ट्रांसफार्मर के ऊपर हमने लोड नहीं लगा रखा, ट्रांसफार्मर को हम काम में ही नहीं ले रहे हैं, तो भी ये हानि होती रहती है, इस कारण इस हानि को कौन सी हानि भी बोला है? उन्होंने नो लोड हानि भी बोला है। इतनी चीजें क्लियर? अगर आप ये सारे डाटा आप याद करके जाते हो तो इस वाली हानि से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो समान और असमान होने पर ये फॉर्मूले कौन से होते हैं, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल से हो जाता है, तो उनको आप याद भी ना रख के अगर इतना कुछ याद रख लेते हो तो ये आपके लिए काफी है। क्योंकि जब V बाई एफ रेशियो, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो जब समान होता है, तब ये भंवरधारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि जो फ्रीक्वेंसी के वर्ग और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, इनके मान चेंज हो जाते हैं। जब V बाई एफ रेशियो यानी कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो समान होता है, तब तो क्या होता है? हिस्टैरिसीस हानि का मान फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। सॉरी, भंवरधारा हानि, एडी करंट हानि है उसका मान फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होता है, और भंवरधारा हानि का मान फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? समानुपाती। लेकिन जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो समान नहीं होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? क्या होता है मैं लिखवा देता हूं आपको। जब V बाई एफ रेशियो क्या, V बाई एफ रेशियो क्या ना हो, समान न होने पर, समान न होने पर क्या होगा? जो आपकी एडी करंट लॉसेस है उसका मान वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होगा, और जो आपकी भंवरधारा हानि है, हिस्टैरिसीस लॉसेस है, उसका मान वोल्टेज की पावर 1/6 और फ्रीक्वेंसी की पावर 0.6 के क्या होता है? आपका समानुपाती होता है। ये फॉर्मूले होते हैं आपके जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का मान समान हो या फिर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का अनुपात चेंज हो, तो दोनों ही कंडीशनों में फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो। अगर समान नहीं है तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का अनुपात, और यदि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का अनुपात समान है तो ये दोनों फॉर्मूले लगते हैं आपके एडी करंट का। एडी करंट लॉसेस फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती, और हिस्टैरिसीस लॉसेस है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। लेकिन आप यदि इतना कुछ याद रखते हो तो आपके एग्जाम्स के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो पहली हानि हमारी कंप्लीट हुई कि लो हानि क्या होती है और किस किस प्रकार से इसके मान चेंज होते हैं, वो कंप्लीट। दूसरी जो हानि आती है वो हानि कौन सी होती है? आपकी ताम्रानी। कौन सी हानि? ताम्रानी। तो अब सेकंड नंबर पे कौन सी हानि देखेंगे? तो सेकंड नंबर पे हानि देखेंगे अपन ताम्रानी। अब देखिए ताम्रानी नाम से पता चल रहा है यानी कि कॉपर लॉसेस, मतलब क्या होगा? कॉपर की वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानि। भाई ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको अपन किससे बनाते हैं? कॉपर के तार से। तो वाइंडिंग के अंदर जो हानि होगी वो हानि कौन सी हो जाएगी? आपके ताम्रानी। क्योंकि अभी तो यह क्या होती है? लोहे का कोर क्या थी? आपका लोहा है, लोहे के अंदर होने वाली धातु थी, इसको तो लोहा हानि बोल दिया। अब ये वाइंडिंग के अंदर होगी, और वाइंडिंग हमने कौन से तार से बनाई है? कॉपर के तार से। तो इस कारण इस हानि को कौन सी हानि बोल दिया इन्होंने? कॉपर हानि यानी कि ताम्रानी। तो दूसरे नंबर की हानि कौन सी हो जाएगी आपकी? ताम्र हानि। कौन सी हो जाएगी? ताम्र हानि यानी कि कॉपर लॉसेस। क्या लिखोगे? ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होने वाली हानि, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होने वाली हानि ताम्र हानि कहलाती, ताम्र हानि कहलाती।
अब देखिए ताम्र हानि क्या किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वाइंडिंग के प्रतिरोध के ऊपर। इस वाइंडिंग का प्रतिरोध मैंने मान लिया यदि R1 है और इस वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है R2। इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा यदि I1 है और इस पर जैसे मैंने लोड लगाया तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है I2। अब अपन जानते हैं हानि का फॉर्मूला क्या होता है, तो हानि का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर गुणा क्या होता है R। तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग की बात करूंगा तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा कितनी I1 और प्रतिरोध कितना R1। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर ताम्र हानि का मान कितना हो जाएगा, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में ताम्र हानि का मान हो जाएगा I1 स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगा R1। ऐसे ही ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में यदि आपको ताम्र हानि का फॉर्मूला लिखना है तो I2 स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो है प्राइमरी वाइंडिंग में ताम्र हानि, तो प्राइमरी वाइंडिंग का ही करंट लेंगे और प्राइमरी वाइंडिंग का ही प्रतिरोध लेंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग में ताम्र हानि निकालनी है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट लेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध लेंगे। अब यहाँ पर ये जो हानि है वो करंट के ऊपर, और करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोड के ऊपर। तो ये जो ताम्र हानि है उसका मान लोड के ऊपर निर्भर करता है। क्या ताम्र हानि का मान लोड के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। तो चीजें समझ में आई, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में ताम्र हानि। तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में ताम्र हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगा R1। ऐसे ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में ताम्र हानि। देखिए ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में ताम्र हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगा R2। दोनों फॉर्मूले सिंपल है। फिर मैंने क्या बोला कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ताम्र हानि है उसका मान लोड के ऊपर डिपेंड करता है। इस कारण इसको अपन क्या कहेंगे, लोड का मान यदि कम करेंगे तो ताम्र हानि का मान कम हो जाएगा, क्योंकि लोड कम होने से इसके अंदर बहने वाली धारा का मान कम, तो I स्क्वायर R का मान क्या हो जाएगा, कम, अर्थात हानि का मान कम हो जाएगा। और यदि मैंने लोड बढ़ा दिया तो इस हानि का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लोड के मान घटाने और बढ़ाने से इस हानि के मान में परिवर्तन हो रहा है। इस कारण इस हानि को अपन वेरिएबल लॉसेस यानी कि परिवर्तित हानि भी कहते हैं। तो क्या ताम्र हानि का मान लोड पर निर्भर करता है, लोड पर क्या करता है आपका, निर्भर करता है। तो ताम्र हानि का मान लोड पर निर्भर करता है। और दूसरा क्या, लोड का मान घटाने या बढ़ाने, तो लोड का मान घटाने बढ़ाने से ताम्र हानि का मान घटता बढ़ता है। इस कारण ताम्र हानि को परिवर्तित हानि या फिर अनियत हानि, परिवर्तित हानि यानी कि वेरिएबल लॉसेस कहते हैं। तो चीजें समझ में आई भाई। ताम्र हानि को अपन परिवर्तित हानि, वेरिएबल हानि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ताम्र हानि का मान लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने लोड का मान बढ़ाया तो ताम्र हानि बढ़ जाएगी, लोड का मान घटाया ताम्र हानि घट जाएगी। अगर मैंने लोड को हटा दिया, नो लोड की अवस्था में कर दी, तो ताम्र हानि का मान भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या लिखोगे, नो लोड की अवस्था में, नो लोड की अवस्था में ताम्र हानि का मान शून्य होता है। नो लोड की अवस्था में ताम्र हानि का मान क्या होता है, आपका शून्य होता है। नो लोड की अवस्था में ताम्र हानि का मान क्या होगा, शून्य। तो ये कुछ बेसिक्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है, याद हो जाएगा। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हमारी एग्जाम्स के अंदर खूब सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो उस फॉर्मूले पर अपन डिस्कस करते हैं कि ताम्र हानि का मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। वैसे ये सूत्र तो है, इसके अलावा अर्थात लोड का मान कम ज्यादा होने से ताम्र हानि का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो लोड का मान लेते हैं मैंने आधा कर दिया, तो बताइए ताम्र हानि के मान में कितना परिवर्तन होगा।
ऐसे हमसे एग्जाम्स के अंदर पूछता है। हमसे एग्जामिनर पूछता है कि जब एक ट्रांसफार्मर है उसके जो सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो लोड संयोजित है उसके मान को यदि मैं 1/3 कर दूं, 1/3 कर दूं उसके मान में, लोड के मान में यदि मैं कमी कर दूं, कितना कमी, 1/3 कर दूं, तो बताइए उस ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा या ताम्र हानि का मान कितना कम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके सामने एक फॉर्मूला आता है और उसको अपन लिखते हैं क्या, PCU बराबर होता है क्या, x² गुणा होता है PCF। PCU बराबर क्या है आपका x² गुणा क्या है आपका PCF है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। PCU क्या है आपका, तो यहां PCU बराबर है किसी भी लोड पर, किसी भी लोड पर ताम्र हानि का मान, किसी भी लोड पर ताम्र हानि का मान। तो किसी भी लोड का मतलब चाहे लोड को मैं 1/2 कर दूं, चाहे लोड को मैं 1/3 कर दूं, लोड के मान में 1/4 कर दूं, या लोड को दुगुना कर दूं, 3 गुना कर दूं, 4 गुना कर दूं, तो कोई भी लोड पर अगर मेरे को ताम्र हानि का मान निकालना है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, PCU। PCF क्या चीज है, तो PCF आपका फुल लोड पर, क्या, फुल लोड पर, फुल लोड पर ताम्र हानि का मान, फुल लोड पर ताम्र हानि का मान। अब ये आपको एग्जामिनर देगा कि एक ट्रांसफार्मर है जब फुल लोड पर काम कर रहा है तो उस समय उसके अंदर ताम्र हानि का मान इतना है। अब मैंने उस पर लोड के मान को घटा के आधा कर दिया, तो बताइए ताम्र हानि का मान कितना हो जाएगा। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर x बराबर क्या होता है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। x बराबर क्या होगा फुल लोड के लिए, क्या, फुल लोड के लिए तो क्या होगा, तो फुल लोड के लिए x बराबर क्या होगा, 1 होगा। फुल लोड के लिए x का मान कितना लेंगे अपन, 1 लेंगे। आधे लोड के लिए, कितने लोड के लिए, आधे लोड के लिए, जब लोड का मान मैं आधा कर दूं तो आधे लोड के लिए मैं x का मान कितना लूंगा, 1/2 लूंगा। ये चीजें फिक्स है, ये आपको याद रखनी है कि अगर लोड अपने फुल है तो x का मान 1 लेंगे, अगर लोड को हमने आधा किया है तो इस x की जगह कितना रखेंगे, 1/2। अगर लोड को हमने 1/3 कर दिया, कितना कर दिया, 1/3 लोड, तो 1/3 लोड के लिए क्या होगा आपका x का मान कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 लोड के लिए, किसके लिए, 1/4 लोड के लिए, 1/4 लोड के लिए बताइए x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। तो चीजें समझ में आई आपको। तो ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है कि लोड के मान में कितना परिवर्तन किया जा रहा है उसके अनुसार हम x का क्या लेंगे, मान लेंगे। तो चीजें समझ में आई कि आपका जो किसी भी लोड पर यदि आपको ताम्र हानि का मान निकालना है तो PCU बराबर x² गुणा क्या होता है, PCF होता है। ऐसे यदि आप शक्ति का मान निकालना चाहो, क्या, शक्ति का मान, कि किसी भी लोड पर शक्ति यानी कि SL बराबर क्या होता है आपका, x इंटू क्या होता है, S0 होता है। SL बराबर क्या होता है, x इंटू S0। अब यहाँ पर SL क्या है, तो SL बराबर है, यहां लिख देता हूं मैं, यहां से लिख रहा हूं, यहां SL बराबर क्या चीज है, SL बराबर है किसी भी लोड पर, किसी भी लोड पर शक्ति का मान। किसी भी लोड पर अगर शक्ति निकालने की, भाई ट्रांसफार्मर के अंदर इस लोड पर शक्ति का मान ज्ञात करिए कि कितनी शक्ति ट्रांसफर करेगा, तो उसका फॉर्मूला है। और S0 क्या है, तो S0 है फुल लोड पर शक्ति, S0 क्या है आपका, फुल लोड पर क्या है आपका शक्ति है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखोगे, सबसे ज्यादा आपके इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसलिए इसको आपको याद रखना है। और इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे कि इसका जो सवाल आता है वो किस प्रकार से हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। चीजें क्लियर हुई। तो आपकी जो सेकंड हानि है वो ताम्र हानि, वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इस फॉर्मूले से हमको क्या करना है, एक न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं और मैं एक आपके लिए क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा है यदि फुल लोड पर, क्या दिया है, फुल लोड पर ताम्र हानि का मान 6400 वाट है। भाई कोई ट्रांसफार्मर है और वो फुल लोड पर, तो देखिए हमको क्या दिया है, फुल लोड पर ताम्र हानि, फुल लोड पर ताम्र हानि का मान हमको सवाल के अंदर कितना दे दिया, 6400 वाट दे दिया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आता है कि फुल लोड पर ताम्र हानि का मान 6400 वाट है, तो बताइए 1/4 लोड पर ताम्र हानि का मान कितना होगा। किसके पूछ रहा है हमसे,
एक चौथाई लोड पर, किसके लिए, एक चौथाई लोड पर बताइए ताम्र हानि का मान कितना होगा। तो एक चौथाई लोड के लिए मैं x का मान कितना लूंगा, 1/4। और मेरे को दे रखा है फुल लोड पर ताम्र हानि का मान मेरे को दे रखा है, और एक चौथाई लोड पर वो हमसे ताम्र हानि निकलवा रहा है। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, PCU बराबर क्या हो जाएगा आपका, x² गुणा PCF हो जाएगा। अब x का मान आपको पता चल गया कितना आ जाएगा, 1/4। तो देखिए PCU बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 1/4 का स्क्वायर गुणा PCF। PCF क्या है, फुल लोड पर ताम्र हानि, और फुल लोड पर ताम्र हानि हमको कितनी दे रखी है, 6400 दे रखी है। तो मैं इसको किससे, अच्छा थोड़ा नीचे कर देते हैं अपन इसको। तो PCU बराबर हो जाएगा 1/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगा आपका 6400 हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा आपका 6400। चीजें समझ में कहां से रखी है मैं, अब बताइए 1/4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/16 गुणा क्या हो जाएगा आपका 6400। अब 16 से 64 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो एक चौथाई लोड पर जो ताम्र हानि है PCU है, उसका मान कितना आ जाएगा आपका 400 वाट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 400 वाट, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन सिंपल क्वेश्चन जब होगा जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूले के साथ साथ आपको ये चीज पता होगी कि यहाँ पर x क्या चीज है और PCF क्या चीज है। x का मान एक चौथाई के लिए 1/4, एक तिहाई के लिए 1/3, आधे लोड के लिए 1/2 और फुल लोड के लिए कितना लेते हैं अपन, 1 लेते हैं। चीजें क्लियर आपकी, इसको मिटा दो, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आप दोनों के दोनों हानियों का क्या कर सकते हो, मान ज्ञात कर सकते हो। देखिए अगला एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आपका दोनों लॉसेस से संबंधित है, लो हानि और ताम्र हानि दोनों से संबंधित है। क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर, एक ट्रांसफार्मर है वो फुल लोड पर कोर हानि दे रखी है। फुल लोड पर हमको क्या दे रखी है उसने, कोर हानि। तो कोर हानि का मान दे रखा है उसने हमें फुल लोड पर, किस पे दे रखा है, फुल लोड। तो फुल लोड पर कोर हानि हमको दे रखी है कितना, फुल लोड पर कोर हानि और ताम्र हानि का मान दे रखा है कितना, 600 वाट और 1600 वाट। तो फुल लोड पर कोर हानि तो कितनी है, 600 वाट है, और फुल लोड पर ताम्र हानि, फुल लोड पर ताम्र हानि कितनी है आपके 1600 वाट है, कितनी है 1600 वाट। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर ऐसा है जो फुल लोड पर उसके अंदर कोर हानि तो 600 वाट है और ताम्र हानि कितनी है 1600 वाट। अब वो क्या कह रहा है, अब यदि लोड को आधा करने पर, लोड को क्या कर रहा है वो, ये फुल लोड था, अब इस फुल लोड को क्या कर दिया उसने, आधा कर दिया। तो लोड को क्या करने पर, आधा करने पर बताइए इस कोर हानि, क्या इस कोर हानि और ये जो ताम्र हानि है इसका मान कितना होगा, क्योंकि लोड को आधा करने पर कोर हानि और ताम्र हानि का मान कितना होगा, निकालिए। एक ट्रांसफार्मर ऐसा है जो फुल लोड पर कोर हानि 600 वाट है और ताम्र हानि 1600 वाट है। लोड के मान को मैंने आधा कर दिया, तो बताइए कोर हानि और ताम्र हानि का मान कितना होगा। तो देखिए ताम्र हानि का तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है आपका PCU बराबर क्या होता है x² गुणा क्या होता है PCF होता है। ठीक है, ताम्र हानि का यही तो फॉर्मूला देखा था। तो ताम्र हानि का तो हमने क्या देखा था, तो हमको निकालना है पहला क्या, ताम्र हानि। तो ताम्र हानि तो क्या हो जाएगी आपका PCU बराबर हो जाएगा x² गुणा क्या हो जाएगा आपका PCF। PCU गुणा क्या हो जाएगा x² गुणा PCF। अब लोड को कितना किया है, आधा, तो आधा किया है तो बताइए x का बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। x का मान तो कितना हो गया 1/2। और PCF क्या है आपका फुल लोड पर ताम्र हानि, और फुल लोड पर ताम्र हानि हमको दे रखी है, फुल लोड पर ताम्र हानि कितनी दे रखी है 1600, कितनी दे रखी है 1600। तो इसका मान तो निकल गया, क्या हो गया PCU बराबर 1/2 का स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगा आपका 1600, और 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4, और 1/4 को जब 16 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 400 वाट। तो क्या हो गया, ताम्र हानि का मान तो कितना आ गया 400 वाट। तो आपका आधे लोड पर ताम्र हानि तो कितनी होगी आपका 400 वाट होगी। लेकिन बताइए कोर हानि का मान कितना होगा, कोर हानि का मान कैसे निकालेंगे, कोर हानि के लिए तो हमने फॉर्मूला ही नहीं देखा, कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको एक चीज लगाई थी, क्या लिखवाया था कि जो कोर हानि या लो हानि है वो लोड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। क्या कोर हानि या लो हानि लोड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, चाहे आपका लोड फुल लोड हो, चाहे आधा लोड हो, चाहे 1/3 लोड हो, चाहे आपका नो लोड हो,
हमेशा उसका मान क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो कोर हानि है, कोर हानि पहले कितनी थी फुल लोड पर, 600 वाट है। तो लोड यदि मैं उसको आधा कर दूंगा तो भी कितना रहेगा, 600 वाट। ये लोड को यदि मैंने जीरो कर दिया, क्या कर दिया, जीरो, नो लोड की अवस्था में कर दी, तो भी इसका मान कितना रहेगा आपका, 600 वाट ही होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 600 वाट और क्या आ जाएगा, 400 वाट। तो इस प्रकार आपकी हानियों में से आपसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है और ये फॉर्मूले अगर आप ध्यान रखते हो तो कितना ही अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स आ जाए, आप 100% कर जाओगे। ठीक है, अब ये तो हो गया हानियों के बारे में बात। भाई ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सी हानियां होती है तो हमने देख लिया। ट्रांसफार्मर के अंदर तो भैया केवल दो ही हानि होती है, एक तो होती है कौन सी, लो हानि, और दूसरी होती है कौन सी, कोर हानि। दो ही हानियां होती है और कोई हानि ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होती। यांत्रिक हानि ट्रांसफार्मर के अंदर होती ही नहीं है। इस कारण ही तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है आपकी, 90% से ज्यादा होती है, 95% तक, 98% तक ट्रांसफार्मर की क्या हो जाती है, दक्षता हो जाती है। अब हमको क्या करना है, इन हानियों का मान ज्ञात करना है। यदि हमको कोर हानि का मान पता करना है तो किस प्रकार से पता करेंगे, और यदि लो हानि का मान पता करना है तो किस प्रकार से पता करेंगे। तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या हानियों का पता करने के लिए जो टेस्टिंग की जाती है, परीक्षण किए जाते हैं, वो परीक्षण कौन कौन से हैं। तो आगे अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में हानियों का मान ज्ञात करना। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो लोहा हानि और ताम्र हानि है, इसका मान ज्ञात करने के लिए दो परीक्षण किए जाते हैं। कितने परीक्षण किए जाते हैं, दो। मुख्य रूप से तो दो परीक्षण है, लेकिन वैसे अपन जो पढ़ेंगे वो 3 टेस्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर जो मुख्य रूप से दोनों हानियों का जो मान ज्ञात किया जाता है उसके लिए दो परीक्षण जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जिसमें एक तो होता है आपका खुला परीक्षण। कौन सा होता है, खुला परिपथ परीक्षण। इसको बोलते हैं क्या, ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट। तो हानि का मान ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर में कौन सा परीक्षण करेंगे, तो एक तो करते हैं खुला परिपथ परीक्षण, और दूसरा होता है आपका कौन सा, लघु परिपथ परीक्षण। क्या बोलेंगे, लघु परिपथ परीक्षण। तो दो प्रकार के परीक्षण, एक तो बोलेंगे खुला परिपथ परीक्षण और दूसरा लघु। लघु को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ट्रांसफार्मर के अंदर हम कितने प्रकार के टेस्ट करेंगे, तो ट्रांसफार्मर के अंदर हानियों को मान ज्ञात करने के लिए दो परीक्षण किए जाते हैं। एक तो होता है खुला परिपथ परीक्षण और एक होता है लघु परिपथ परीक्षण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खुला परिपथ परीक्षण क्या होता है और इसकी सहायता से किस प्रकार से हम कौन सी हानि का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पहली बात तो यही बनता है कि कौन से परीक्षण से कौन सी हानि का मान ज्ञात किया जाएगा, कि खुले परिपथ परीक्षण से कौन सी हानि निकाली जाएगी, और जब अपन शॉर्ट सर्किट परीक्षण करेंगे तो उससे अपन कौन सी हानि का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन कौन सा परीक्षण देखते हैं, खुला परिपथ परीक्षण। कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो खुला परिपथ परीक्षण होता है वो किस प्रकार से होता है और इसकी सहायता से किस प्रकार से हानि ज्ञात की जाती है। तो देखिए मैं आपको एक इसका डायग्राम बताता हूँ कि खुला परिपथ का जो परीक्षण है उसका डायग्राम कैसा होता है। तो देखिए आपके ये बोर्ड पर जो डायग्राम आया है, आपकी बोर्ड पर ये जो डायग्राम आया है ये क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर ओपन सर्किट टेस्ट के लिए, ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो खुला परिपथ परीक्षण है उसके अंदर उस टेस्ट के लिए कुछ इस प्रकार के परीक्षण की हमको, इस प्रकार के सर्किट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए इस सर्किट के अंदर ये ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर। जिस ट्रांसफार्मर की हमको हानि ज्ञात करनी है वो वाला ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग और एक होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पर इस वाइंडिंग को अपन प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि किस तरफ हमने लोड लगाया और किस तरफ हमने सप्लाई दिया। तो जब हम लोड और सप्लाई के साथ प्रॉपर ट्रांसफार्मर को नहीं जोड़ेंगे तब तक अपन उसकी वाइंडिंग को प्राथमिक और सेकेंडरी नहीं बोलेंगे। लोड नहीं लगा रखा है, सप्लाई नहीं लगा रखा है, तो उस कंडीशन में उस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को अपन लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसके अंदर फेरों की संख्या कम होती है, और हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग वो होती है जिसके अंदर फेरों की संख्या ज्यादा होती है। तो ये ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर हमको हानियों का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग है, एक है लो वोल्टेज वाइंडिंग, दूसरी है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। वैसे तो इस ट्रांसफार्मर की जो संरचना है दोनों तरफ वाइंडिंग में फेरों की संख्या समान है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लो वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, कम, और हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा।
लेकिन यहाँ पर इसने लिख रखा है तो हम मानेंगे कि इधर वाली जो वाइंडिंग है वो लो वोल्टेज है और उधर वाली जो वाइंडिंग है वो कौन सी है आपकी हाई वोल्टेज है। कौन सी है? हाई वोल्टेज। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो खुला परिपथ परीक्षण है इसका डायग्राम तो हमने देख लिया कि ऐसा है। अब इस डायग्राम के अंदर और क्या लगा हुआ है? तो देखिए एक तो एमीटर लगा हुआ है, ए क्या है? एमीटर। ये क्या है आपका डब्ल्यू यानी कि वाट मीटर, और ये क्या है आपका वोल्ट मीटर। ये क्या है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। क्या है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। और ये क्या है आपका सप्लाई सोर्स। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की सहायता से क्या करेंगे अपन? वेरिएबल एसी वोल्टेज लेंगे, वोल्टेज के मान को क्या करेंगे? कम या ज्यादा। वोल्ट मीटर क्या करेगा? इसका जो वोल्टेज जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग में उस वोल्टेज को मापेगा। वाट मीटर किसका मान मापेगा? शक्ति का। एमीटर किसका मान मापेगा? विद्युत धारा का। तो तीनों मीटरों को अपन ने कौन सी वाइंडिंग के साथ जोड़ रखा है? लो वोल्टेज वाइंडिंग के साथ। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि ओपन सर्किट परीक्षण के अंदर जो वोल्ट मीटर, वाट मीटर और एमीटर ये जो उपकरण लगाए जाते हैं, इस हानि का मान ज्ञात करने के लिए जो उपकरण लगाए जाते हैं वो ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग पर लगाए जाते हैं? तो ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग पर लगाए जाते हैं? ये लो वोल्टेज वाइंडिंग पर। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। पहले आप लिखोगे क्या? खुला परिपथ परीक्षण की सहायता से, खुला परिपथ परीक्षण की सहायता से, खुला परिपथ परीक्षण की सहायता से ट्रांसफार्मर में लोह हानि या फिर क्रोड हानि, लोह हानि या फिर क्रोड हानि का मान, लोह हानि या फिर क्रोड हानि का मान ज्ञात करते हैं। पहली चीज समझ में आ गई कि ये वाला टेस्ट किसके लिए करेंगे? ये टेस्ट जब करेंगे जब हमको कौन सी हानि का मान पता करना होगा? लोह हानि या क्रोड हानि। तो लोह हानि और क्रोड हानि का मान पता करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा परीक्षण करेंगे? खुला परिपथ परीक्षण करेंगे। अब देखिए ये जो लोह हानि या क्रोड हानि हमने पढ़ा था ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? वोल्टेज। अब वोल्टेज भी कौन सा होगा? रेटेड वोल्टेज होगा। अब रेटेड वोल्टेज देने के लिए अगर मैंने यहाँ पर हाई वोल्टेज, देखिए एक तो है आपके ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग तो ऐसे और एक वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा है। जिसके अंदर फेरों की संख्या ज्यादा होगी वो तो लो वोल्टेज वाइंडिंग, और जिसके अंदर फेरों की संख्या कम होगी वो तो होगी लो वोल्टेज, और जिसके अंदर फेरों की संख्या ज्यादा होगी वो कौन सी होगी? हाई वोल्टेज। अब हमको पता है हाई वोल्टेज की तरफ वोल्टेज क्या होता है आपका? ज्यादा होता है। इधर वोल्टेज क्या होगा आपका? ज्यादा। और इधर वोल्टेज क्या होगा मेरे को? कम। तो मेरे को देना है रेटेड वोल्टेज। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा जो प्रैक्टिकल है, मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो कम से कम वोल्टेज देने से हो जाए। ऐसे थोड़ी एक टेस्ट तो अपन 11,000 वोल्टेज पे करें और एक टेस्ट हम अपन 200 वोल्टेज पे करें, तो हमारे लिए कौन सा परीक्षण करना रहेगा? सही रहेगा 200 वोल्टेज वाला। अगर मैं 11,000 वोल्टेज पर कोई टेस्टिंग कर रहा हूं और गलती से मेरे साथ कोई भी हाथ वहां पर टच हो जाता है तो मेरे जान को क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। फिर 11,000 वोल्टेज पे जो उपकरण काम में लेंगे, एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, उनकी जो रेटिंग होगी वो भी ज्यादा होगी, तो उनकी कॉस्ट भी क्या होगी आपकी? ज्यादा। तो अगर मैं क्या चाहूंगा कि मैं तो कम से कम वोल्टेज पर काम करके उस हानि का मान ज्ञात कर लूं, तो मेरे को पता है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग तरफ वोल्टेज कम होगा और ये लो हानि है वो रेटेड वोल्टेज पर की जाती है। लो हानि का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? वोल्टेज पर। तो इधर वोल्टेज का मान कम है तो मैं तो क्या करूंगा? लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ ही क्या करूंगा? उपकरण जोड़ दूंगा। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ ही उपकरण क्यों जोड़ते हैं? उसका कारण यही है भाई, हमको इस वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज देना है। जैसे ये ट्रांसफर आपका है 220 ओब्लिक है आपका 11 केवी का। क्या है? 220 ओब्लिक 11 केवी, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का, लो वोल्टेज वाइंडिंग का जो वोल्टेज है 220 है और हाई वोल्टेज का कितना है? 11,000 वोल्टेज है। तो मैं 11,000 वोल्टेज की तरफ एमीटर वोल्ट मीटर लगा के मेरे को मरना थोड़ी है। मैं तो क्या करूंगा? 220 वोल्टेज पर ही काम करके और उस हानि का मान ज्ञात कर लूंगा। इस 220 वोल्टेज देने पर भी जो हानि होगी वो भी लो हानि उतना ही मान आएगा, और 11,000 वोल्टेज पर अगर मैं कोई टेस्टिंग करूंगा तो भी हानि का मान उतना ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम क्या चाहते हैं कि लो हानि है वो रेटेड वोल्टेज के ऊपर की जाती है, और हम चाहते हैं कि रेटेड वोल्टेज कम से कम रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं? लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग की तरफ सारे के सारे उपकरणों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे? ये जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है इसका रेटेड वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। तो मैं इस ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से इस ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा 0 वोल्ट से, और जैसे ही वोल्टेज 220 वोल्टेज पे पहुंच जाएगा, कितने पे पहुंच जाएगा? 220 वोल्टेज पर पहुंच जाएगा। क्यों 220 पर ही? क्यों?
क्योंकि इस प्राइमरी वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज कितना है 220। तो जैसे ही 220 वोल्टेज पे पहुंच जाएगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को बढ़ाना क्या कर देंगे, बंद। अब वोल्टेज को मैंने 220 वोल्ट फिक्स कर दिया। अब पता कैसे चलेगा कि भाई 220 वोल्टेज हो गया, तो ये वोल्ट मीटर लगा रखा है ना हमने, तो वोल्ट मीटर के अंदर हम वोल्टेज देखते जाएंगे। जैसे ही वोल्ट मीटर 220 वोल्टेज दिखाएगा, ट्रांसफार्मर के अंदर ये ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज का मान घटाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो बताइए इस कंडीशन में 220 वोल्टेज पहुंच गया। अब क्या करेंगे हम, वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर, इन तीनों की रीडिंग क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए वोल्ट मीटर तो हमको क्या बता रहा है, 220 वोल्टेज, यानी कि क्या बता रहा है, इस वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं और जब उसको प्राइमरी वाइंडिंग को रेटेड वोल्टेज देकर हम वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर की रीडिंग लेते हैं, तो बताइए वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है वो किसका मान होती है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हमको इस वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज बताती है। फिर एक चीज और किया जाता है इसके साथ साथ, इस परीक्षण के अंदर देखिए ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये वाली वाइंडिंग पर हम लोड नहीं लगाते, इस वाली वाइंडिंग को अपन क्या करते हैं, ओपन सर्किट रखते हैं। इस वाली वाइंडिंग को क्या रखते हैं अपन, ओपन सर्किट। और हमको पता है जब ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर क्या होता है, ओपन सर्किट की कंडीशन में प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो धारा होती है उस धारा को कहते हैं नो लोड धारा। क्या कहते हैं, नो लोड धारा। अर्थात ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर जब कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की इस वाली वाइंडिंग के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा को अपन क्या कहेंगे, नो लोड धारा। अब धारा को अपन किससे मापेंगे, एमीटर से। तो एमीटर की जो रीडिंग है वो हमको क्या देगी, तो एमीटर की रीडिंग हमको उस ट्रांसफार्मर की वो वाली वाइंडिंग है, कौन सी, लो वोल्टेज वाली जो वाइंडिंग है उसकी क्या बताती है, आपको नो लोड धारा का मान बताती है। तो ट्रांसफार्मर की नो लोड धारा का मान किससे मिलेगा, एमीटर से। ट्रांसफार्मर की इस वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज किससे मिलेगा अपन को, इस वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग पता चल गई, क्या बता रही है, रेटेड वोल्टेज। एमीटर की रीडिंग अपन को क्या बता रही है, नो लोड विद्युत धारा। अब वाट मीटर की रीडिंग क्या देगी, तो वाट मीटर से अपन क्या मापते हैं, शक्ति। क्या मापते हैं, शक्ति। और हमको पता है कि ये जो हानि है ये भी एक तरह से क्या है, खर्च की गई शक्ति है। तो वाट मीटर की जो रीडिंग है वो हमको क्या बताएगी, इस लो हानि या क्रोध हानि का क्या बताएगी, मान बताएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस ओपन सर्किट टेस्ट की सहायता से अपन लो हानि का क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। तो प्रोसेस समझ में आई कि किस प्रकार से अपन लो हानि का मान ज्ञात करेंगे। तो लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग की तरफ तो सारे के सारे उपकरण जोड़ देंगे। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करेंगे अपन, नो लोड की अवस्था में यानी कि ओपन सर्किट रखेंगे। फिर इस लो वोल्टेज वाइंडिंग का जो रेटेड वोल्टेज है उतना रेटेड वोल्टेज इस वाइंडिंग को देंगे। रेटेड वोल्टेज देकर वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे। वोल्ट मीटर की रीडिंग हमको रेटेड वोल्टेज देगी, एमीटर की रीडिंग नो लोड धारा बताएगी और वाट मीटर की रीडिंग है वो क्या बताएगी, अपन को क्रोध हानि का मान बताएगी। चीजें समझ में आई, बस ये चीज ही है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है और इसी को अब अपन को लिखना है बस। तो देखिए खुला परिपथ परीक्षण की सहायता से ट्रांसफार्मर के अंदर लो हानि या क्रोध हानि का मान ज्ञात करते हैं। फिर आप क्या लिखोगे, वो तो लिखवा दिया मैंने, लो हानि का मान रेटेड वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, इस परीक्षण के अंदर ट्रांसफार्मर की जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसके रेटेड वोल्टेज पर इसका परीक्षण करना होता है। तो हम लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ सारे के सारे उपकरण जोड़ते हैं। तो क्या लिखोगे, इस परीक्षण में सभी मापक यंत्रों को लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ संयोजित कर दें। लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ संयोजित करते हैं तथा, और दूसरा लिखोगे, इस परीक्षण में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन सर्किट या फिर खुला परिपथ या फिर क्या रखते हैं, नो लोड की अवस्था में रखते हैं। नो लोड की अवस्था में रखते हैं। फिर क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से, क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से लो वोल्टेज
वाइंडिंग को, लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज। तो ये पूछा जाता है कि ये जो आपका खुला परिपथ परीक्षण है वो किस पे किया जाता है, तो रेटेड वोल्टेज भी किया जाता है। किस पे किया जाता है, रेटेड वोल्टेज। तो रेटेड वोल्टेज प्रदान कर, रेटेड वोल्टेज प्रदान कर क्या करते हैं, एमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर तथा एमीटर, वोल्ट मीटर तथा वाट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग, की रीडिंग क्या करते हैं अपन, नोट करते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसको क्या करेंगे, रेटेड वोल्टेज देंगे, और रेटेड वोल्टेज देके जो जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं उनकी सबकी रीडिंग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चीजें क्लियर हुई आपकी, इतनी सारी नोट करें। अब मेरे को क्या बताना है कि एमीटर की रीडिंग तो हमको क्या बताएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग हमको क्या बताएगी, और वाट मीटर की रीडिंग हमको कौन सा मान देती है। तो क्या लिखोगे, एमीटर की रीडिंग, किसकी, एमीटर की रीडिंग। तो एमीटर की जो रीडिंग होती है वो बताती है हमको नो लोड करंट का मान। किसका मान बताती है, नो लोड करंट का मान। एमीटर की रीडिंग हमें नो लोड करंट बताती है। दूसरा वोल्ट मीटर की रीडिंग, दूसरा क्या है आपका, वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो देखिए जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो हमको बताती है लो वोल्टेज वाइंडिंग, क्या, लो वोल्टेज वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज, लो वोल्टेज वाइंडिंग का क्या बताती है हमको, रेटेड वोल्टेज बताती है। ठीक है, और वाट मीटर की रीडिंग हमको क्या बताएगी, तो जो वाट मीटर की रीडिंग है, वो वाट मीटर की जो रीडिंग है वो हमें लोहा हानि का मान बताती है। किसका, लोहा हानि, यानी कि आयरन लॉसेस। लोहा हानि का क्या बताती है, लोहा हानि का मान बताती है। चीजें क्लियर हुई आपकी। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, खुले परिपथ परीक्षण यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट की सहायता से कोर हानि, लो हानि, नियत हानि, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, नो लोड हानि, इन सब हानियों का क्या करते हैं, मान पता करते हैं। फिर आपसे एक और पूछा जाता है कि ये जो खुला परिपथ परीक्षण है इसकी सहायता से क्या किया जाता है, संट ब्रांच के जो पैरामीटर होते हैं वो ज्ञात किए जाते हैं। ये संट ब्रांच के पैरामीटर अपन क्या देखते हैं, जब ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट परिपथ पढ़ते हैं। हमारे आईटीआई के अंदर ये सिलेबस में नहीं है इक्विवेलेंट परिपथ। जब ट्रांसफार्मर के जो इक्विवेलेंट परिपथ निकाले जाते हैं, अर्थात जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, या सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ ट्रांसफर करके हम जो वैल्यू निकालते हैं, उस कंडीशन के अंदर जो संट ब्रांच के जो पैरामीटर होते हैं, उस संट ब्रांच के जो पैरामीटर होते हैं उनका मान ज्ञात करने के लिए भी इस परीक्षण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्योंकि संट ब्रांच पैरामीटर के अंदर नो लोड हानि और वोल्टेज का मान ही पता करना होता है। नो लोड करंट और जो आपका रेटेड वोल्टेज है उसके मान पता करते हैं। तो इस टेस्ट की सहायता से अपन संट ब्रांच के पैरामीटर भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए इतना नहीं है। तो याद रखना चाहो तो कर लेना कि इस टेस्ट की सहायता से क्या, इस परीक्षण की सहायता से अगर पूछ ले गलती से तो इस परीक्षण की सहायता से संट ब्रांच के पैरामीटर, संट ब्रांच के पैरामीटर ज्ञात किए जाते हैं। तो आपका ये ओपन सर्किट टेस्ट है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, एमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर की रीडिंग हमको क्या क्या देती है। अगला जो परीक्षण आता है वो आता है आपका कौन सा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कौन सा आता है आपका, शॉर्ट सर्किट टेस्ट यानी कि लघु परिपथ परीक्षण। तो सेकंड नंबर पे जो परीक्षण आएगा वो कौन सा आएगा आपका, लघु परिपथ परीक्षण यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट का जो डायग्राम होगा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब देखिए ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर जो लोहा हानि का मान ज्ञात किया था वो तो किया था हमने रेटेड वोल्टेज पर, लेकिन शॉर्ट सर्किट की सहायता से अपन कौन सी हानि का मान निकालते हैं, ताम्र हानि। और ताम्र हानि किसके ऊपर डिपेंड करती है, विद्युत धारा पे, क्योंकि हानि का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, I²R। तो ताम्र हानि किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, विद्युत धारा पर, और वो लोहा हानि किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, वोल्टेज पर। इस कारण लोहा हानि को तो रेटेड वोल्टेज भी किया था, लेकिन ताम्र हानि विद्युत धारा पर डिपेंड कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, इसे रेटेड विद्युत धारा पर करते हैं। तो ताम्र हानि का जो मान है वो रेटेड विद्युत धारा पर किया जाता है।
अब किस वाइंडिंग की विद्युत धारा ज्यादा होगी और किस वाइंडिंग की विद्युत धारा कम होगी, वो चीज हमको पता होगी। तो हम तो क्या चाहेंगे, जिस वाइंडिंग के अंदर विद्युत धारा का मान कम होगा उस वाइंडिंग की तरफ उपकरण लगा देंगे, ताकि हमको उस वाइंडिंग को क्या करनी पड़ेगी, कम करंट देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कम वोल्टेज पर ही वो क्या हो जाएगी, रेटेड विद्युत धारा बहने लग जाएगी। तो हमको पता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग को अपन लो करंट वाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि जिधर वोल्टेज ज्यादा होता है उधर करंट का मान क्या होता है, कम, और जिधर वोल्टेज कम होता है उधर करंट का मान क्या होता है, ज्यादा। तो ये जो हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग है, इसके अंदर करंट का मान क्या रहेगा, कम, इसका रेटेड करंट क्या रहता है, कम। हाई वोल्टेज वाइंडिंग का रेटेड करंट क्या होता है, कम, और लो वोल्टेज वाइंडिंग का रेटेड करंट क्या होता है, ज्यादा। तो हम तो चाहेंगे कि हम रेटेड करंट कम से कम दे, इसके लिए सारे के सारे उपकरण अपन इसको क्या करेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ लगा देंगे। अब वहां पर तो हमने किसका मान देखा था, वोल्ट मीटर की सहायता से इस ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को इतना बढ़ाया कि उस वाइंडिंग के रेटेड वोल्टेज तक पहुंच जाए। लेकिन अब यहां पर हम किसकी देखेंगे, विद्युत धारा का मान देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बढ़ाऊंगा, वोल्टेज बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और लगभग ये जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग था ना, जिसका वोल्टेज कितना था आपका, उस टाइम मैंने कितना बताया था, 11 केवी। तो इस 11 केवी मतलब जो 11,000 वोल्टेज है, इसका 5% वोल्टेज, 5% वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका, 550 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 550 वोल्ट। तो जब मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से इस वाइंडिंग को केवल 550 वोल्ट दूंगा, उस कंडीशन पे ही उस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या हो जाएगी, इस वाइंडिंग के बराबर रेटेड करंट बहने लग जाएगी। मतलब रेटेड करंट होती है वो कम वोल्टेज पर ही प्राप्त हो जाती है। कितना, उसका जो रेटेड वोल्टेज है उसका केवल 5% वोल्ट पर ही हमको उस वाइंडिंग की रेटेड करंट प्राप्त हो जाती है। तो 5%, 11,000 का 5% निकाल लो, कितना होता है आपका। यानी कि मैं अगर इस ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से केवल इस वाइंडिंग को 550 वोल्ट दूंगा, उस कंडीशन में ही इसमें रेटेड करंट प्रवाहित होने लग जाएगी। और जब रेटेड करंट प्रवाहित हो रही है तो इस परीक्षण को अपन रेटेड करंट पे करते हैं। फिर वोल्टमीटर, एमीटर और वाटमीटर की रीडिंग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और ताम्र हानि का मान हमको क्या पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये परीक्षण है इस कौन से के आपके लघु परिपथ परीक्षण। तो क्या रखोगे इसके अंदर, इस परीक्षण की सहायता से क्या, इस परीक्षण की सहायता से, इस परीक्षण की सहायता से लोह हानि का, लोह हानि का, सॉरी लोह हानि नहीं, ताम्र हानि, ताम्र हानि का मान ज्ञात करते हैं। शॉर्ट सर्किट परीक्षण से कौन सी हानि का मान ज्ञात करते हैं, ताम्र हानि का। फिर याद रखोगे इस परीक्षण में, इस परीक्षण में सभी मापक यंत्रों को, सभी मापक, सभी मापक यंत्रों को हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ, हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ संयोजित करते हैं। दूसरा लिखोगे, इस परीक्षण में, इस परीक्षण में लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट क्या दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो देखिए लो वोल्टेज वाइंडिंग को तो हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट। देखिए इस परीक्षण के अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इसके सिरों को मैंने दोनों को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ मैंने सारे के सारे क्या कर दिए, उपकरण जोड़ दिए। फिर क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग, एचवी का मतलब होता है हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में रेटेड करंट, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में रेटेड करंट प्रवाहित करते हैं। यह रेटेड करंट, यह रेटेड करंट हाई वोल्टेज वाइंडिंग के रेटेड वोल्टेज, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के रेटेड वोल्टेज का 5% वोल्टेज प्रदान करने पर, 5% वोल्टेज प्रदान करने पर प्राप्त हो जाती है।
प्राप्त हो जाती है। भाई रेटेड करंट के लिए कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, तो इस वाइंडिंग का जो भी रेटेड वोल्टेज है उसका केवल 5% वोल्टेज दे देंगे तो इसके अंदर उसकी रेटेड करंट क्या होने लग जाएगी, प्रवाहित होने लग जाएगी। फिर क्या होगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, हाई वोल्टेज HV वाइंडिंग, यानी कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रेटेड करंट या हाई वोल्टेज वाइंडिंग में रेटेड करंट प्रवाहित होने पर सभी मीटर की क्या कर लेते हैं, रीडिंग नोट कर लेते हैं, रीडिंग नोट करते हैं। तो जब रेटेड करंट प्रवाहित होने लग गई तो रीडिंग को क्या कर लेंगे, नोट। फिर क्या देखेंगे क्या होगा, अब हमको देखना है कि एमीटर की रीडिंग हमको क्या बताएगी, वोल्टमीटर की रीडिंग हमको क्या बताएगी। तो देखिए पहला है एमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग देती है हमको रेटेड करंट का मान, किसका मान देती है, रेटेड विद्युत धारा का मान। एमीटर से हमको किसका मान पता चलेगा, तो रेटेड विद्युत धारा का मान पता चलेगा। फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग से क्या पता चलेगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग से पता चलेगा अपन को वोल्टेज का मान, किसका मान, वोल्टेज। भाई कितना कम वोल्टेज दे रहे हैं, तो वोल्टेज का जो मान है वो किससे मिलेगा, रोड वोल्ट मीटर से, या घटा हुआ वोल्टेज लिख सकते हो, घटा हुआ वोल्टेज का मान किससे मिलेगा, वोल्ट मीटर से। और वाट मीटर से अपन क्या बताएगा, तो ये जो वॉट मीटर है वो हमको बताएगा ताम्र हानि का मान, किसका मान बताएगा, ताम्र हानि का मान। इस प्रकार हम क्या लघु परिपथ परीक्षण की सहायता से अपन ताम्र हानि का मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो हमने ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की सहायता से लोह हानि और ताम्र हानि का मान ज्ञात किया। अब हमको पता चला कि एक टेस्ट से तो हमको ताम्र हानि पता चल रही है, दूसरी टेस्ट से हमको लोह हानि पता चल, लेकिन कोई ऐसा टेस्ट है क्या जिसकी सहायता से अपन लोह हानि और ताम्र हानि को एक साथ कर ज्ञात कर सके। तो उसके लिए एक तीसरा टेस्ट किया जाता है जिसे हम बैक टू बैक टेस्ट, संपनर टेस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम हीट रन टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो हम एक टेस्ट और पढ़ेंगे, संपनर टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट या फिर हीट रन टेस्ट। तो संपनर टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट या जो हीट रन टेस्ट होता है वो एक ऐसा परीक्षण है जिसकी सहायता से ताम्र हानि और लोह हानि उसका मान हम एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अब तक हमने जो परीक्षण किया उससे हमको क्या पता चला कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमको ताम्र हानि का मान पता चला, लेकिन जो ओपन सर्किट टेस्ट है उससे हमको किसका हानि का मान पता चला, लोह हानि का। तो अब अपन क्या करेंगे, तीसरा परीक्षण करेंगे जिसको कहेंगे अपन बैक टू बैक टेस्ट। क्या कहेंगे, बैक टू बैक टेस्ट, या फिर इसको बोलेंगे क्या, संपनर टेस्ट। क्या बोलेंगे, संपनर टेस्ट, या फिर इसको बोलेंगे क्या, हीट रन टेस्ट। क्या बोलेंगे, हीट रन टेस्ट। तीन नाम है, कुछ भी आ सकता है, बैक टू बैक, संपनर या हीट रन टेस्ट। तो देखिए बैक टू बैक, संपनर या हीट रन टेस्ट का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर ताम्र हानि और लोह हानि इन दोनों का मान एक साथ ज्ञात करने के लिए हम बैक टू बैक टेस्ट, संपनर टेस्ट या हीट रन टेस्ट का उपयोग करते हैं। इस परीक्षण के अंदर हम दो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, जिसमें से एक ट्रांसफार्मर को तो हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और दूसरे ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं हम समांतर क्रम में। तो अब दोनों ट्रांसफार्मर को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़कर उनको अपन सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर हमको लोह हानि और ताम्र हानि दोनों का मान हमको एक साथ प्रदान कर देते हैं। इस कारण इस टेस्ट से हम ट्रांसफार्मर के अंदर क्या कर सकते हैं, जितनी भी उष्मा उत्पन्न हो रही है उस उष्मा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। इस कारण इस टेस्ट को हीट रन टेस्ट भी कहा जाता है। कौन सा रन टेस्ट, हीट रन। इसका अपन सबसे पहले सर्किट देखते हैं कि इसका जो सर्किट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए ये वाला सर्किट आपकी बोर्ड पर ये जो सर्किट दिखाई दे रहा है ये है आपका बैक टू बैक टेस्ट। किसका सर्किट है, बैक टू बैक टेस्ट। बैक टू बैक टेस्ट को ही संपनर टेस्ट या फिर हीट रन टेस्ट कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए दो तो वोल्ट मीटर, वाट मीटर है, देखिए एक वाट मीटर तो ये लग रहा और एक वाट मीटर आपका ये लग रहा। अब यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर तो ये रहा T1 और एक ट्रांसफार्मर ये रहा T2। अब देखिए T1 ट्रांसफार्मर को मैंने जोड़ रखा है समांतर क्रम में। देखिए इसका पहली वाइंडिंग का सिरा इसकी पहली वाइंडिंग के सिरे के साथ क्या हो रहा है, आपका जुड़ रहा है, लेकिन इसकी दूसरी वाइंडिंग का सिरा दूसरी से जुड़ रहा है।
तो ये ट्रांसफार्मर की ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इन दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग मान सकते हैं। इनको तो मैंने किस में जोड़ दिया, समांतर क्रम में। लेकिन इनकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके अंदर इस वाइंडिंग का दूसरा सिरा इस वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके पहले और इसके अंतिम सिरे के साथ मैंने सप्लाई दे रखी है। तो इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको अपन ने किस में जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में। तो ये बैक टू बैक जुड़ा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर के बाद दूसरा ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, इस कारण इसको बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं। फिर इसको संपन्नर या हीट रन टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर की सहायता से अपन लोह हानि और जो ताम्र हानि है उसका मान एक साथ ज्ञात कर सकते हैं, या ट्रांसफार्मर के अंदर जो कुल उष्मा पैदा हो रही है उस उष्मा के मान को इस ट्रांसफार्मर की सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस कारण इस टेस्ट को अपन हीट रन टेस्ट भी कहते हैं। चीजें समझ में आई? तो इतना ही है, इसके अंदर ज्यादा नहीं है। क्या होता है, इस परीक्षण की सहायता से, इस परीक्षण की सहायता से लोह हानि व ताम्र हानि, लोह हानि व ताम्र हानि का मान एक साथ ज्ञात कर सकते हैं, एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। लोह हानि और ताम्र हानि इन दोनों का मान हम क्या कर सकते हैं, एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्या रखोगे, इस परीक्षण की सहायता से, इस परीक्षण की सहायता से ट्रांसफार्मर में उत्पन्न कुल उष्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं, कुल उष्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस कारण इसे हीट रन टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, हीट रन टेस्ट। तो इस कारण इसे हीट रन टेस्ट भी कहते हैं। अब देखिए, लोह हानि और ताम्र हानि दोनों का मान ज्ञात कर रहे हैं, अर्थात इसकी सहायता से अपन ट्रांसफार्मर की दक्षता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या, इस परीक्षण की सहायता से, इस परीक्षण की सहायता से ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की क्या कर सकते हैं, दक्षता क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट। भाई ट्रांसफार्मर को हमने कितना इनपुट दिया और बदले में उसने हमको कितना आउटपुट में दिया, वही क्या कहलाती है, उसकी दक्षता। तो हीट रन टेस्ट के अंदर आप ये तीन बातें याद रखते हो तो काफी है। हीट रन टेस्ट की सहायता से अपन लोह हानि और ताम्र हानि इन दोनों हानियों का मान एक साथ ज्ञात कर सकते हैं, दोनों का मान एक बार में ही ज्ञात कर सकते हैं। और ट्रांसफार्मर के अंदर जो कुल उष्मा उत्पन्न हो रही है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, इस कारण इसे हीट रन टेस्ट कहते हैं। और इससे अपन ट्रांसफार्मर की क्या ज्ञात कर सकते हैं, दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। तो तीन चीजें याद रखोगे आप। तो आपके जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो टेस्टिंग थी, या ट्रांसफार्मर के अंदर जो लोह हानि और ताम्र हानि होती है उसका मान किन किन परीक्षण की सहायता से ज्ञात करते हैं, तो वो आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है आपका, वो आता है ट्रांसफार्मर की दक्षता। क्या आती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता, कि ट्रांसफार्मर के अंदर दक्षता क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर क्या, किसी भी मशीन की जो दक्षता होती है वो क्या होती है, कि उस मशीन को हमने कितना तो इनपुट दिया और बदले में उसने हमको कितना आउटपुट दिया। तो आउटपुट और इनपुट इन दोनों का जो अनुपात है वही क्या कहलाती है, आपकी दक्षता कहलाती है। तो अगला क्या देखेंगे अपन, ट्रांसफार्मर की दक्षता। क्या देखेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता को कैसे लिखेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर हो जाएगा क्या, आउटपुट बटे क्या हो जाएगा आपका इनपुट, गुणा क्या हो जाएगा आपका 100। ट्रांसफार्मर की दक्षता का यही फॉर्मूला होता है, आउटपुट बटे इनपुट गुणा क्या होता है 100। अब इस फॉर्मूले को अपन और तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कि आउटपुट बटे में लिख सकता हूं क्या, आउटपुट तो लिख ही दूंगा और आउटपुट प्लस क्या लिख दूंगा, हानि, गुणा क्या लिख देंगे अपन 100। तो ये वाला फॉर्मूला भी हो जाएगा आपका
ट्रांसफार्मर की दक्षता हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को और आगे लिख सकते हैं क्या अपन, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आउटपुट बटे, मैंने लिखा नीचे आउटपुट प्लस, अब हानि कितने प्रकार की आती है आपकी, लोह हानि प्लस क्या होती है आपका ताम्र हानि, लोह हानि प्लस ताम्र हानि गुणा क्या हो जाएगा 100। ये भी क्या होगा ट्रांसफार्मर की दक्षता का क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता के कितने फॉर्मूले, 3। अब हमसे पूछा जाता है यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर है वो अपनी अधिकतम दक्षता पर काम कब करेगा, तो क्या लिखोगे, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता, अधिकतम दक्षता के लिए भाई कोई ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कब काम करेगा, जब क्या होगा लोह हानि का मान, क्या लोह हानि का मान बराबर होगी क्या आपका ताम्र हानि। यदि लोह हानि का मान ताम्र हानि के मान के बराबर हो गया तो वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा आपका अधिकतम दक्षता के साथ काम करेगा। अभी इन हानियों के दूसरे नाम लिख देगा वो, इसको लिख देगा वो क्रोध हानि। अगर क्रोध हानि का मान किसके बराबर हो आपका ताम्र हानि के बराबर हो तो भी ट्रांसफार्मर क्या करेगा अधिकतम दक्षता पे। इस जो लोह हानि है उसको अपन क्या बोलते हैं नियत हानि, क्या बोलते हैं, तो नियत हानि का मान यदि परिवर्तित हानि के बराबर हो तो भी वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा आपका अधिकतम दक्षता के साथ काम करेगा। तो आपको याद रखना है कि कोई भी ट्रांसफार्मर जब अधिकतम दक्षता की कंडीशन पर काम करेगा तो उस कंडीशन में उसके अंदर लोह हानि का मान क्या होता है ताम्र हानि के मान के बराबर होता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने 3 टॉपिक्स पढ़े कि ट्रांसफार्मर के अंदर हानि क्या होती है, हानि को मान ज्ञात करने के लिए कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं तथा ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। अब एक चीज याद रखना ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो क्या होती है 90% से ज्यादा, या फिर कई किताबों में आपको मिल जाएगा 95% से लेकर 98% तक होती है। अब दक्षता क्या होती है सभी मशीनों से सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर यांत्रिक हानि का मान क्या होता है 0। तो ट्रांसफार्मर के अंदर यांत्रिक हानि का मान 0 होने के कारण ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो सभी मशीनों से ज्यादा होती है। कितनी, 90% से ऊपर मान के चलेंगे, या फिर 95 से 98% भी अपन क्या कर सकते हैं मान सकते हैं। मतलब ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू 100 के आसपास होगी, जो वैल्यू 100 के सबसे ज्यादा पास होगी वही हमारा क्या होगा आंसर सही होगा। जैसे आपको ऑप्शन के अंदर मिल जाता है ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता, ऑप्शन ए के अंदर मिल गया आपको 90, ऑप्शन बी के अंदर मिल गया 85%, ऑप्शन सी के अंदर मिल गया आपको 97%, ऑप्शन डी के अंदर मिल गया आपको 50%। तो अब आपका ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी तो आप 90% से ज्यादा ले रहे हैं, तो ज्यादा सबसे ज्यादा कौन सी है 97%, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 97% हो जाएगा। तो जो 100% के पास की वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता सभी मशीनों से क्या होती है ज्यादा होती है। अब इस चैप्टर्स के अंदर आपका एक टॉपिक बचा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो शीतलन होता है वो शीतलन की विधियां क्या क्या होती है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।